So hello everyone, in this video we are going to discuss about the Weibull hypothesis. So before that आपको पता है कि there are more than one codon for one amino acid and this is called the degeneracy. इसको क्या बोलते हैं? degeneracy. कहने का मतलब क्या है? that suppose हमारे पास जो degenerate codes क्या होते हैं, so more than one type of codon can code same type of amino acid. For example we have the GGG. Codon क्या होता है? Codon consists of the codon is a continuous sequence of 3 bases. Minimum 3 bases जो होते हैं, एक कोडोन के अंदर 3 बेसेस होते हैं एंड उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं. एंड एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है. सो डीजनरेसी का मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज करो कि ये एक कोडोन है GGG. ये क्या करता है? इट कोड्स फॉर द ग्लाइसिन. वो ग्लाइसिन को कोड करता है. एंड सिमिलरली आपका GGC भी जो है वो भी क्या करता है? ग्लाइसिन को कोड करता है. GGU भी क्या करता है? दैट ऑल्सो कोड्स फॉर द ग्लाइसिन. GGA है वो भी क्या करता है? ये कोडोन भी ग्लाइसिन को कोड करता है. तो ऐसे कोडोन्स को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट कोडोन, जो कि सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं, राइट? सो दैट इज़ द कोडोन डीजनरेट. So to explain the possible cause of degeneracy of codons, 1966 में फ्रांसिस क्रिक ने Weibull hypothesis दी थी. According to this hypothesis, जो हमारे पास कोडोन होता है, as I told you कि अपने पास जो कोडोन होता है, suppose GGU is a कोडोन जो कि ग्लाइसिन के लिए कोड करता है. अब इस कोडोन के अंदर only first 2 bases of the codon have precise pairing with the bases of the anticodon of the transfer RNA. पहले 2 bases जो होंगे उसकी क्या होगी? प्रेसाइज बाइंडिंग होगी, पेयरिंग होगी ट्रांसफ़र RNA के एंटीकोडोन लूप के साथ. क्या होता है कि ये अपना mRNA के ऊपर प्रेजेंट है, ये हमारे mRNA के ऊपर प्रेजेंट है. तो आपका जो हमारे पास जो ट्रांसफ़र RNA होता है, इस तरीके से ट्रांसफ़र RNA होता है, इसका जो ये एंटीकोडोन लूप होता है, दिस इज़ द एंटीकोडोन लूप. यहाँ पे क्या होती है? एंटीकोडोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इन कोडोन्स के, mRNA के कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. जब मैंने आपको ट्रांसलेशन समझाया था तो मैंने आपको बताया था. सो अब यहाँ पे वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि पहले जो 2 बेसेस है उनकी पेयरिंग प्रिसाइज होती है ट्रांसफ़र RNA के, लेकिन जो थर्ड बेस होता है आपका, जो थर्ड बेस है एंड जो एंटीकोडोन है उसकी जो पेयरिंग होती है दैट में वूबल का मतलब होता है लड़खड़ा जाना, मतलब उसकी प्रॉपर नहीं होती, अनस्टीडी उनकी बाइंडिंग होती है. आप कह सकते हो कि फ्लेक्सिबल बाइंडिंग हो रही है वहाँ पे थर्ड बेस पे. सो ये जो फिनोमिना है, ये वूबलिंग का जो फिनोमिना है, दैट परमिट्स a single transfer RNA to recognize more than one codon. इसकी वजह से, वूबलिंग की वजह से एक ट्रांसफ़र RNA क्या कर सकता है? एक से ज़्यादा कोडोन्स को recognize कर सकता है. Therefore, although there are 61 codons for the amino acid, लेकिन जो ट्रांसफ़र RNA है वो लेस देन लाइक अराउंड 40 अपने पास प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर. एंड दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू द वूबलिंग. सो Weibull hypothesis क्या कहती है? Weibull hypothesis states that the base at the 5' end of the anticodon is not spatially confined as the other 2 bases, allowing it to form the hydrogen bond with any of the 2 several bases located at the 3' end of a codon. एंड इस चीज़ से हमारे पास 3 कंक्लूजन निकलते हैं. पहला ये कि जो 2 बेसेस हैं कोडोन के, दे आर मेकिंग अ नॉर्मल हाइड्रोजन पेयर विद द सेकेंड एंड द थर्ड बेसिस ऑफ द एंटी कोडोन. लेकिन जो थर्ड वाले के साथ हमारे पास ये नॉर्मल पेयरिंग नहीं होती है, वहाँ पे वूबलिंग होती है, यानी कि वो जो बॉन्ड है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. सो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो थर्ड वाला बेस है वहाँ पर वूबलिंग हो रही है, वहाँ पे इतना नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे वूबलिंग हो रही है. सो एट द रिमेनिंग पोजिशन लेस स्ट्रिंजेंट रूल्स अप्लाई, एंड वहाँ पे क्या होता है, ये वूबल हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो थर्ड बेस है वहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबल पेयरिंग है, एंड इसी फ्लेक्सिबल पेयरिंग की वजह से, ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबल पेयरिंग ओनली, हमारे पास जो इतने सारे देर आर मोर ट्रांसफ़र RNA, देर आर लेस ट्रांसफ़र RNA देन द नंबर ऑफ कोडोन्स, वूबल बेस पेयरिंग की वजह से ही, कि हमें कम ट्रांसफ़र RNA ही, एक ट्रांसफ़र RNA बहुत सारे कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, राइट. सो the relaxed base pairing or the Wobble allows the anticodon of a single form of transfer RNA to bind with more than one codon in the mRNA. So अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने पास ट्रांसफ़र RNA है, दूसरा भी अपने पास ट्रांसफ़र RNA है. उस ट्रांसफ़र RNA पे क्या है, एंटीकोडोन है फर्स्ट वाले में GAG, और mRNA के ऊपर अगर हम देखें, सो दिस इज़ योर mRNA के ऊपर कोडोन्स क्या है, CUC, साइटोसिन यूरेसिल साइटोसिन. अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास जो एंटीकोडोन लूप है, ये ट्रांसफ़र RNA है और ये ट्रांसफ़र RNA का एंटीकोडोन लूप है. सो यहाँ पर एंटीकोडोन्स प्रेजेंट है विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन प्रेजेंट ऑन द mRNA. सो अब ये पहले जो दो आपके बेसेस है वहाँ पे तो नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जो थर्ड बेस है वहाँ पे वूबलिंग होती है, यानी कि वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल है, जो बॉन्ड है दैट इज़ मच फ्लेक्सिबल. सो अगर हम सेकेंड में देखें तो यहाँ पे अगर साइटोसिन जो है वो यूरेसिल की जगह रिप्लेस हो गया है, फिर भी वहाँ पर बाइंडिंग हो रही है. सो क्रिक हाइपोथेसिस predicts that initial two ribonucleotides of the triplet coats are often more critical than the third member in interacting with the correct transfer RNA. So Wobble base pairing जो हो रही है that is because of the third base. That is because of the third base. So normally an anticodon loop which is present in the transfer RNA, it recognizes only one codon, but sometimes an anticodon recognizes more than one codon, and this is known as wobbling, and it occurs for the third nucleotide of the codon. So Wobble base pairing किसके बीच में होती है, between the nucleotides in the RNA molecules, जो कि वॉटसन क्रिक का जो बेस पेयर रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, राइट. सो यहाँ पे आपके पास जो वूबल बेस पेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज़ ग्वेनिन यूरेसिल, हाइपोजेंथिन यूरेसिल, आई मीन्स हाइपोजेंथिन. सो पेयरिंग किस किस के बीच में हो सकती है, लेट बी राइट ओवर हियर कि यहाँ पर वूबल बेस पेयर कौन कौन से हो सकते हैं, ग्वेनिन और यूरेसिल, हाइपोजेंथिन और यूरेसिल, देन हाइपोजेंथिन और एडेनिन, and hypoxanthine or cytosine. So in order to maintain the consistency of the nucleic acid nomenclature, हमने यहाँ पर I term को यूज़ किया है. I is the nucleobase of the inosine, that is the hypoxanthine. So let's talk about the significance of the Wobble hypothesis. सो हमारी बॉडी के अंदर लिमिटेड अमाउंट में ट्रांसफ़र RNA है, एंड वूबलिंग से हमारे जो ट्रांसफ़र RNA है दे कैन बी ऑफ द ब्रॉड स्पेसिफिसिटी, मीन्स वो ज़्यादा नंबर ऑफ कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. एंड आवर बॉडी Wobble base pair have been shown to facilitate many biological processes, functions, most clearly proven in the bacterium E. coli. Thermodynamic stability of a Wobble base pair is comparable to that of the Watson-Crick base pair. Wobble base pair are fundamental in RNA secondary structure and are critical for the proper translation of the genetic code.
Wobbling allows faster dissociation of transfer RNA from the mRNA and also the protein synthesis. So this point is very important, that wobbling allows the faster dissociation of the transfer RNA from the mRNA. And it also minimizes the damage that can be caused by a misreading of the code. For example, if the leucine codon CUU were misread as CUC, cytosine-uracil cytosine, or CUA or CUG during transcription of mRNA, codon would still be translated as the leucine during the protein synthesis. So this is the importance, this is the significance, why the Wobble hypothesis, why the process of wobbling is necessary, is important. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.